हेलो फ्रेंड्स, सर्कल ऑफ एजुकेशन वेलकम्स यू। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज़ में लास्ट वीडियो में हमने रोमांटिक एज को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज कवर करेंगे, तो वीडियो ये थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही आपको नोट समझ आ रहे हैं, लेक्चर कैसा लग रहा है, इस पर भी अपने व्यूज़ जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो विक्टोरियन एज जो है इसका ड्यूरेशन 1832 से 1901 तक माना जाता है। हालांकि जो क्वीन विक्टोरिया होती हैं वो 1837 में रूल करने आती हैं, बट ये पीरियड जो है 1832 से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो लिटरेरी फीचर्स हैं इस एज के वो 32 से ही देखने को मिल जाते हैं। बट फिर भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि विक्टोरियन एज का स्टार्टिंग कहाँ से माना जाएगा, तो आपको इन दोनों में से एक ही ऑप्शन दिखेगा, या तो 1832 या फिर 1837। अगर दोनों दिखता है तो हम 1837 पे टिक करेंगे, क्योंकि ऑफिशियली देखा जाए तो विक्टोरिया जो क्वीन होती हैं वो इसी ईयर से रूल करना शुरू करती हैं। So this age is named after Queen Victoria, who reigned over England from 1837 to 1901, जो कि बहुत ही लंबा पीरियड है, लॉन्गेस्ट पीरियड है। इससे पहले इतना लंबा जो रूलिंग है वो किसी का नहीं चला है, 63 ईयर्स का। हाँ, इसके बाद जो है वो एलिजाबेथन सेकंड जो होती हैं वो बहुत रूल करती हैं, लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन उनका माना जाता है। बट अब तक की ड्यूरेशन में इनका, क्वीन विक्टोरिया का जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन काउंट होगा। तो 1837 में क्वीन विक्टोरिया पावर में आती हैं, लेकिन विक्टोरियन पीरियड जो है 1832 में ही देखने को मिल जाता है, शुरुआत हो जाती है बिफोर 5 ईयर्स, बिकॉज द लिटरेरी फीचर्स ऑफ न्यू एज बिकम ऑब्वियस ड्यूरिंग 1832। अब ये जो विक्टोरियन पीरियड है ना, इसको भी जो है डिवाइड कर रखा है। तो जो ड्यूरेशन है 1848 से 1860 तक का, इसको एज ऑफ प्री रेफिलाइट्स भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है? बिकॉज द आर्टिस्ट जो थे इस वक्त के फॉलोड द आर्ट फॉर्म्स यूज्ड बिफोर द पीरियड ऑफ रेफिल। रेफिल क्या थे? एक इटालियन आर्टिस्ट थे, ठीक है। तो इनको फॉलो करने लगे थे इस वक्त के जो आर्टिस्ट थे। तो ये जो मूवमेंट था ना, ये इनिशियली जो था वो पेंटर्स के लिए था, बट ये क्या होता है, धीरे धीरे इवॉल्व होता है और ये लिटरेरी मूवमेंट का शेप ले लेता है। इस मूवमेंट के फीचर्स क्या थे कि सिंबलिज्म पे जोर दिया गया, सेंशुअसनेस पे जोर दिया गया, मीडियवलिज्म, ट्रूथफुलनेस एंड सिंप्लिसिटी, ये जो थे ये मेन फीचर्स थे इस मूवमेंट के। फिर 1880 से 1901 की एज को एज ऑफ एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस बोला जाता है, क्योंकि अब जो है देयर वाज अ फॉल एंड डिके ऑफ द विक्टोरियन स्पिरिट एंड स्टैंडर्ड इन दीज ईयर्स। तो विक्टोरियन स्पिरिट्स और स्टैंडर्ड्स जो होते हैं उनका फॉल और डिके देखने को मिलता है हमें इस एज में। तो ये तो हमने बात करी विक्टोरियन एज की, कि विक्टोरियन एज इसको क्यों बोला जा रहा है और ये किस में डिवाइडेड है। इसमें जो दो मूवमेंट आए, रेफिलेट्स और ये एज ऑफ एस्थेटिसिज्म वाला, ये देखा हमने। अब देखते हैं हम 1832 में क्या क्या हुआ था। तो 1832 में फर्स्ट रिफॉर्म एक्ट आया था, या फर्स्ट रिफॉर्म बिल भी इसको बोला जाता है। और 1867 में सेकेंड रिफॉर्म एक्ट आता है। थर्ड रिफॉर्म एक्ट आता है 1884 में। मतलब विक्टोरियन एज में ही हमें 3 रिफॉर्म एक्ट देखने को मिलता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो कॉमन लोग होते हैं ना, उनको भी जो है वो वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, डेमोक्रेसी का प्रोग्रेस देखने को मिलता है, उनको भी पॉलिटिक्स में वो इक्वली पार्टिसिपेट कर पाते हैं। हालांकि देखने वाली चीज़ ये है कि अभी भी सिर्फ अब जो है जाके मेल को ये राइट्स मिले हैं, फीमेल्स को अभी भी नहीं मिले हैं। 1833 में स्लेवरी एबोलिशन एक्ट आता है, स्लेव्स जो हैं उनको फ्री कर दिया जाता है। रोमांटिक एज में हमने पढ़ा था ना, जिसमें हमने विलियम ब्लेक की पोइट्री का एग्जाम्पल लिया था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस। उसमें बहुत ही फेमस पोएम है चिमनी स्वीपर, तो उसमें स्लेवरी का जिक्र होता है। तो इस एज में जाकर के स्लेवरी एबोलिशन एक्ट आता है, चिमनी स्वीप्स एक्ट आ जाता है 1840 में। और इसमें होता है कि चाइल्ड लेबर जो है उनको प्रोहिबिटेड किया जाता है, चाइल्ड लेबर को मना किया जाता है। मेजर एस्पेक्ट क्या है विक्टोरियन एज के, कि जो ब्रिटिश एम्पायर था ना, ये बहुत ज़्यादा इसका एक्सपेंशन देखने को मिलता है हमें, ये बहुत पावरफुल हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि क्वीन विक्टोरिया के शासन में सूरज कभी नहीं डूबता है। इसका मतलब ये होता है कि इतना ज़्यादा
पावरफुल और इतना बड़ा एक्सपेंशन देखने को मिलता है ब्रिटिश एम्पावर का कि कहीं ना कहीं पे दिन हमेशा हुआ ही रहता है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है। 1861 में विक्टोरिया जो होती हैं उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया भी वो बन जाती हैं। इंडिया तो ब्रिटिश के अंडर था ही, लेकिन इससे पहले क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो होती है ना वो रूल कर रही होती है इंडिया में। ठीक है, 1857 का रिवोल्ट सबने हमने पढ़ा है हिस्ट्री में। 1857 का विद्रोह जो होता है, तो उसके बाद जो है ये डिसीजन लेती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और वो भी उसको अपने अंडर ले लेती है इंडिया को। देखो ये जो एज है ना विक्टोरियन एज, ये एज ऑफ कन्फ्यूजन है। ठीक है, एज ऑफ डिलेमा है। कॉन्ट्ररी भी हम बोल सकते हैं कि कहीं पे कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं और कुछ चीज़ें उसी के अगेंस्ट में देखने को मिल रही है। जैसे कि इसको एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी भी बोला जाता है, क्योंकि इतना लंबा शासन विक्टोरिया का चलता है, इसमें आराम से चीज़ें चल रही हैं, स्लेवरी एक्ट हटाया जा रहा है, डेमोक्रेसी में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, तो इसको एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी बोल दिया। एज ऑफ कन्फ्यूजन एंड एक्सेप्टेंस भी है, क्योंकि इस एज में ना साइंटिफिक जो ग्रोथ है वो बहुत देखने को मिलती है हमें। तो साइंटिफिक जब चीज़ें आती हैं, ग्रोथ होता है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे मोरल बिलीव्स चल रहे होते हैं ना रिलीजन को लेकर के, मोरल लेसन्स को लेकर के, उस पर क्वेश्चंस पुट होना शुरू हो जाते हैं। तो ये स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन साइंटिफिक बिलीव्स होते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस भी मिलती है। इस एज को एज ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस भी बोला जाता है। इसी एज में जो है हमें डिस्कवरी ऑफ फ़ोन, कंप्यूटर, ये सब देखने को मिलता है। और इसी एज में चार्ल्स डार्विन जो हैं वो थ्योरी देते हैं इवोल्यूशन की, इवोल्यूशन ऑफ स्पीशीज़ की। इसमें क्या है, ये बताते हैं कि ह्यूमन जो है वो इवॉल्व हुए हैं मंकी से, मतलब पहले मंकी थे फिर ह्यूमन बने। तो इससे क्या होता है, जब इनकी ये थ्योरी आती है ना, तो लोगों में एक जो है डिलेमा, एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन आ जाती है, क्योंकि इस थ्योरी के बाद जो है रिलीजन क्वेश्चन में आ जाता है। क्योंकि इससे पहले तो देखो क्या होता है कि चर्च बोलता है एडम एंड ईव थे, गॉड ने भेजा, फिर कैसे जो है आगे चल कर के ह्यूमन काइंड, मैन काइंड जो है वो ग्रोथ हुआ। लेकिन यहाँ पे इन्होंने सीधा बोल दिया कि मंकी थे, मंकी से ह्यूमन बने। तो लोग जो हैं अब चर्च के जो रूल्स थे, उनका जो वर्किंग स्टाइल था, बिलीव्स थे, उन पे क्वेश्चन करने लगे थे, रिलीजन पे ही क्वेश्चन करने लगे थे। तो इस एज को जो है साइंस जो है वो डोमिनेट करता है। साइंस डोमिनेट रिलीजियस बिलीफ। स्पेक्टिसिज्म देखने को मिलता है। स्पेक्टिसिज्म क्या होता है, सॉरी इट्स स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म क्या होता है, संदेहवाद, कि लोग अब ना संदेह की नज़रों से देखने लगते हैं जो भी बिलीव्स होते हैं, चर्च के रूल होते हैं, गॉड है, रिलीजन है, इन सबको। देखो अभी मैंने कहा था ना कि ये एज ऑफ कॉन्ट्ररी है, कि समझ नहीं आता है, कन्फ्यूजन है, क्योंकि पहले हमने पढ़ा कि एज ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी है, लेकिन ये एज ऑफ पेसिमिज्म भी इसी को बोला जाता है। पेसिमिज्म का मतलब होता है निराशावाद, नेगेटिविटी, लोग निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। तो इसको एज ऑफ पेसिमिज्म भी बोला जाता है क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है तो पॉवर्टी देखने को मिलती है, पॉवर्टी है तो स्लम्स हैं, स्लम्स हैं तो फिर चाइल्ड लेबर देखने को मिलेगा। तो ये सब जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गए थे इस एज में। और एज ऑफ प्रोस्पेरिटी भी है क्योंकि इसमें कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, ये सब चीज़ें बहुत जो है वो आ गई थी। तो बेसिकली इसका आउटपुट क्या था, रिजल्ट क्या था, कि पुअर बिकेम पुअर, रिच बिकेम रिच। तो जो गरीब होता है वो इंसान गरीब बनता चला जाता है, और जो अमीर होते हैं वो अमीर बनते चले जाते हैं। तो पुअर जो होते हैं इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि ये एज ऑफ पेसिमिज्म थी, ठीक है, मिडिल क्लास लोगों के लिए। और बाकी चीज़ों में देखा जाए, साइंटिफिक बिलीव्स वगैरह के, इन्वेंशंस वगैरह को देखा जाए, तो इसको बोला जा सकता है कि एज ऑफ पीस एंड प्रोस्पेरिटी थी। विक्टोरियन एज को ही एज ऑफ मटेरियलिज्म भी बोला जाता है, यानी भौतिकवाद, कि अब पैसा है इंसान के पास, रिच हो रहा है, तो वो जो है शो ऑफ वाली चीज़ें भी खरीदेगा, मटेरियलिस्टिक चीज़ें खरीदेगा जो उसको लग्जरियस एंड कंफर्टेबल लाइफ देंगी। डिक्लाइन इन मोरालिटी, डिक्लाइन इन मोरालिटी देखने को मिलेगा क्योंकि लोग अब रिलीजन पे क्वेश्चंस करने लगे थे। So the Victorian age is also called a period of economic expansion and rapid change, transition to modern urban economy and international trade, कि international trade देखने को मिल रहा है। विक्टोरियन एज जो है वो ट्रांजिशन के तौर पे वर्क करता है मॉडर्न अर्बन इकोनॉमी में। चलिए अब थोड़े से हम फीचर्स देख लेते हैं कि विक्टोरियन एज में लिटरेरी फीचर्स क्या थे। तो अब तक तो था कि रोमांटिक एज में हमने पढ़ा कि
पोएट्री बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, पोएट्री बहुत फेमस थी, पोएट्स जो है उस वक्त के बहुत ज़्यादा फेमस थे, प्रोमिनेंट थे। लेकिन अब क्या हुआ कि विक्टोरियन एज आते आते ना नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। तो नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, नॉवलिस्ट देखने को मिले हमें। तो ऐसा कहा जाता है कि इट वाज नॉवलिस्ट रेदर देन द पोएट्स हु बिकेम द लिटरेरी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द विक्टोरियन एज, कि विक्टोरियन एज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं ना वो पोएट ना होकर के नॉवलिस्ट हैं, क्योंकि नॉवेल्स ने डोमिनेट करना अब शुरू कर दिया था। तो अब जो सब्जेक्ट मैटर था ना वो भी बिल्कुल जो है शिफ्ट हो गया था, कि रोमांटिक एज में तो क्या था कि हम देखते थे रूरल लाइफ दिखाई जा रही है, कॉमन इश्यूज़, कॉमन पीपल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, उनके बारे में बात की जा रही हैं। लेकिन अब जो है फोकस शिफ्ट हो गया था सिटी लाइफ की ओर, फोकस ऑन मासेस, सिटी लाइफ की तरफ फोकस चला गया था, रूरल लाइफ को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया। देखो रोमांटिक पोइट्री क्या थी, अगर मैंने लास्ट वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो उसमें बताया था कि प्रोमिनेंट फीचर क्या था रोमांटिक पोइट्री का, इमेजिनेशन। ठीक है, तो रोमांटिक पोएट्री जो फीचर था वो इमेजिनेशन था, लेकिन विक्टोरियन पोएट्री और वर्क में जो है हमें रियलिज्म देखने को मिलता है। यहाँ के जो पोएट्स थे, राइटर थे, वो रियलिस्टिक चीज़ों पे फोकस करते थे, तो उनके वर्क में हमें रियलिज्म देखने को मिलता है, इमेजिनेशन नहीं। रोमांटिक्स राइटर्स जो थे वो आइडियलाइज करते थे चीज़ों को, मतलब वो आदर्शवाद में ज़्यादा बिलीव रखते थे कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। लेकिन विक्टोरियन जो पोएट्स थे उन्होंने दिखाया कि चीज़ें ऐसी नहीं हैं जबकि ऐसी हैं। सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि रोमांटिक्स पोएट ने क्या किया, एक आदर्शवाद रखा कि चीज़ों को इस तरह से होना चाहिए, इमेजिनेशन दिखाई। लेकिन विक्टोरियन पोएट्री ने क्या किया, सच्चाई दिखाई कि चीज़ें ऐसी हैं, रियलिस्टिक चीज़ें ये हैं। इमेजिनेशन ना दिखा करके इन्होंने रियलिटी दिखाई, तो इन्होंने इमेजिनेशन को जो है वो रियलिटी में चेंज करके दिखाया। तो रोमांटिक्स जो राइटर थे वो काइंड थे, ठीक है, लेकिन जो विक्टोरियन पोएट्स तो थे इन्होंने ये हार्श एंड क्रूएल थे। इनके जो वर्क थे वो हार्श एंड क्रूएल थे, रियलिस्टिक थे, हम ये कह सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं विक्टोरियन एज के और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, आपके जो भी सजेशंस हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।